अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बायोकेमिस्ट्री के एडवांस लेक्चर सीरीज में आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो सारी चीजें देखी थी। आज की इस वीडियो में हम आगाज लेंगे कन्फिगुरेशन ऑफ डी एल्डोजिस, डेक्स्ट्रो एल्डोजिस एंड डेक्स्ट्रो कीटोजिस। तो इससे पहले हम डेक्स्ट्रो और लीवो शुगर्स का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अब उससे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले है कन्फिगुरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एल्डोजिस। अगर आप एल्डो शुगर्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसे दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसे कहते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। इसमें यह होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रा करना होता है कि वो स्ट्रेट चेन हो। लाइक मैं एक सिंपल से कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये 3 कार्बन हैं, इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और बाकी सबके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस तरह ये आपके पास एक बिल्कुल सीधा सा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को हम किलियानी फिशर सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस कहने के पीछे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम कार्बन का इजाफा करते जाएं, एट ए टाइम 1 कार्बन का इजाफा करते जाएं तो 3 कार्बन वाली शुगर से 4 कार्बन वाली शुगर पे चले जाते हैं, वहां से 5 कार्बन वाली शुगर बन जाती है, उससे आगे 6 कार्बन वाली शुगर बन जाती है। तो इस तरह हम एल्डो शुगर्स बनाते चले जाते हैं। अब ये जो एल्डो शुगर्स होती हैं इनमें फर्दर स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होता है। कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन सबकी राइट साइड पे है, कहीं पर सबकी लेफ्ट साइड पे है, कहीं पर जस्ट फर्स्ट वाली राइट साइड पे है, कहीं जस्ट सेकंड वाली। तो वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो 8 एल्डो हेक्सोसिस हैं अगर हमारे पास, तो उनमें ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज ये सबसे ज्यादा कॉमन है। हमने इन सबके बारे में डिस्कशन करनी है। इसके बाद है कन्फिगरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो कीटोसिस शुगर। जो कीटो शुगर्स होती हैं ये आपके पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन से शुरू होती हैं और 5 कीटो शुगर्स हैं जो फिजियोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेफिनेटली इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपीमर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि एपीमर्स क्या है। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ एक कार्बन पर कन्फिगरेशन का डिफरेंस आ रहा हो तो उसे एपीमर्स कहते हैं। और उस कार्बन की शर्त नहीं है कि वो कार्बन नंबर कौन सी होगी, वो कार्बन नंबर 2 हो सकती है, 3, 4, 5, वो कोई भी कार्बन हो सकती है। सो इफ 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम दे आर रेफर्ड एज एपीमर्स। जिस तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जस्ट कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है तो हम इन्हें एक दूसरे का एपीमर्स कहेंगे। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिगार्ड टू कार्बन नंबर, द आंसर विल बी 4। इसी तरह ग्लूकोज और मेनोज में कार्बन नंबर 2 पर जस्ट ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है, कंफिगरेशन का डिफरेंस होता है, तो इसे हम कार्बन नंबर 2 का एपीमर्स कहते हैं। तो ये जो एपीमर्स की आपस में इंटर कन्वर्जन है, जिस तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज है या ग्लूकोज और मेनोज है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज एपीमेराइजेशन, और उसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं एपीमेरेसिस कहते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पर वो फिशर सिंथेसिस देखते हैं, किलियानी फिशर सिंथेसिस देखते हैं कि वो कैसे है। सबसे पहले ये आपके पास एक 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर है, ग्लिसरैल्डिहाइड, सबसे सिंपल शुगर है। तो इसमें सबसे ऊपर ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब किलियानी फिशर सिंथेसिस के अकॉर्डिंग 3 कार्बन शुगर से 4 कार्बन शुगर्स बनाई जा सकती हैं और उसके लिए आपको एक कार्बन ऐड करनी है। वो कार्बन ऐड होनी है टर्मिनल से पीछे। तो ये अगर आपके पास एल्डो ग्रुप वाली कार्बन है तो उससे पहले ये ऐड होनी है। तो अब इसमें आगे 2 टाइप्स हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन राइट की तरफ है तो इरिथ्रोज बनी, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो थिरोज बनी, थ्रियोज। अब ये दोनों 4 कार्बन शुगर्स हैं, जस्ट एक जगह पर इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है। अच्छा, इरिथ्रोज से आगे एक और हमने कार्बन ऐड कर दी। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे ऐड करेंगे तो राइबोज है, लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो रेबिनोज है। तो अब यहां पर आपके याद करने की चीजें क्या हैं? वैसे तो सारी डिटेल याद करें, लेकिन एक आप देखते जाएं कि ये एक दूसरे के किस लिहाज से एपीमर्स हैं। जिस तरह ये कार्बन नंबर 2 पे एपीमर्स हैं, इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये भी कार्बन नंबर 2 के एपीमर्स हैं, राइबोज, रेबिनोज। इसी तरह जाइलोज और लिग्जोज ये आपस में एपीमर्स हैं। तो आप इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ याद कर सकते हैं। इनके इसमें और इसमें जस्ट एक कार्बन के गिर्द ओरिएंटेशन का फर्क है। इन दोनों में जस्ट इसका डिफरेंस है और इन दोनों में जस्ट इसका डिफरेंस है। लेकिन अगर हम चेक करना चाहेंगे
राइबोज को इसके साथ, तो इनके ये कार्बन नंबर 2 पर सेम है, कार्बन नंबर 3 पर इनका डिफरेंस है, तो ये भी आपस में कार्बन नंबर 3 के एपीमर्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये चारों आपके पास 5 कार्बन वाली एल्डो शुगर्स हैं, लेकिन इन सब के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये कार्बन 2 एपीमर्स आपस में है, ये दोनों आपस में कार्बन 2 के एपीमर्स हैं, ये और ये आपस में कार्बन 3 के एपीमर्स हैं। रेबिनोज और लिग्जोज आपस में कार्बन नंबर 3 के एपीमर्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि राइबोज को डायरेक्ट लिग्जोज से अगर आप मैच करके देखने की कोशिश करें तो आपको फर्क कुछ यूं नजर आएगा राइबोज और लिग्जोज में, कि एक तो यहां पर इनका डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस इनका यहां पर है, तो इसलिए से ये दो डिफरेंस इनके अंदर आ गए, तो ये फिर एपीमर्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये 6 कार्बन वाले हैं। 6 कार्बन वाली 8 एल्डो शुगर यहाँ पे बनाई गई हैं आपकी आसानी के लिए। तो ये 8 एल्डो शुगर्स हैं, सबके फार्मूलाज हैं C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है। एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज और टेलोज, ये सारी की सारी 6 कार्बन एल्डो शुगर्स हैं, और इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन की बेस पर इनका आपस में डिफरेंस है। देन कम्स इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस नहीं है, बल्कि सारी कार्बन पे डिफरेंस है। अब मैं आपको ये मिरर इमेजेस दिखाता हूं तो आपको बेहतर आइडिया होगा। अगर आप यहां पर देखें, ये मिरर इमेजेस बने होंगे इनैंशियोमर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर बने हुए थे मिरर इमेजेस, जी ये मिल गए। तो ये आपके पास डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, इसका मिरर इमेज ये है। इसको आप ऐसे कर रहे हैं, ऑक्सीजन इधर है, इसकी ऑक्सीजन इधर है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, इसका इस तरफ, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इस तरफ है तो इसका इस तरफ, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इनको हम नाम देते हैं इनैंशियोमर्स। तो ये इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। सो द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर नोन एज इनैंशियोमर्स। तो इनके लिए हम डेक्स्ट्रो और लिवो का ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करते हैं। डेक्स्ट्रो और लिवो होने से इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। अब हायर एनिमल्स में ह्यूमंस को भी शामिल कर लें, ज्यादातर जो शुगर्स हैं वो डेक्स्ट्रो शुगर्स हैं, तो ये आप उस तरीके से तैयार कर लेंगे। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, उनमें किसी दो पोजीशंस पर डिफरेंस है लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। अब हम जरा फोकस करते हैं यहां पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक तो हमें फिशर प्रोजेक्शन का पता है, उसके अलावा हम इसकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा हेमी एसिटल्स और हेमी केटल्स का स्ट्रक्चर, कि वो कैसे होते हैं। ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप रिएक्ट करता है किसी एल्कोहल के साथ। तो यहां पर आपके पास ये वो कीटो शुगर्स बनी हुई है 5 कार्बन वाली, और ये सारी एक दूसरे की क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अच्छा, ये एक एल्डिहाइड है, जनरली कोई भी एल्डिहाइड, ये जब किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये ग्रुप बनता है जिसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोस्क्राइड्स, किसी भी मोनोस्क्राइड्स के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो अपने ही एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनाते हैं, जिससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब वो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे कार्बन नंबर 1 पे शो करते हैं, और टर्मिनल कार्बन जो होती है कार्बन नंबर 5 उसके साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज के लिए, टर्मिनल से पहले वाली कार्बन। और उस हिसाब से हम 2 तरह की शुगर्स बनाते हैं, अल्फा और बीटा, और उसके लिए टर्म यूज करते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू फिशर प्रोजेक्शन, और ये वाला जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन के जरिए। इसमें हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर वो हम 6 कॉर्नर रिंग बनाएंगे तो उसे पायरानोज कहेंगे, अगर हम 5 कॉर्नर रिंग बनाएंगे तो उसे फ्यूरानोज कहेंगे। तो ग्लूकोज की दोनों तरह की रिंग्स बन सकती हैं। जो हम रूटीन में बनाते हैं वो पायरानोज बनाते हैं, ग्लूकोपायरानोज, जो कि आप लोग इस तरीके से बनी हुई देखते हैं। इसमें जस्ट एक कार्बन जो होती है वो रिंग से बाहर होती है, जबकि फ्यूरानोज में आपको 2 कार्बन रिंग से बनानी होगी। वो अभी हम बनाकर देख लेते हैं। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वही हैं जो आप लोगों ने पीछे एपीमर्स और एनर्शियोमर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए, इनको अब बाद में देखते हैं।
तो यहां पर हमें ये देखना है, ये देखिए, ये आपके पास सिंपल एक फिशर प्रोजेक्शन थी। अगर आप इसके एल्डिहाइड ग्रुप वाली कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन नंबर 5 के साथ, तो यहां पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। ये अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, ये इस डेक्स्ट्रोग्लूकोज के सिंपल स्ट्रक्चर से ये वाली बनी है। और ये इस वे में रिएक्शन हुआ तो ये आपके पास बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज है। रूटीन में, नेचर में ये दोनों ही पाई जाती हैं, और मोस्टली अगर आप स्टेबल फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको ज्यादा मिलेगी। ये साथ जो इनके पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी ऑप्टिकल रोटेशन लिखी हुई है कि इनकी कितनी होती है। ये ग्लूकोज की 6 कॉर्नर रिंग है जिसे ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। ये इस ग्लूकोज की उन्होंने 6 कॉर्नर रिंग अल्फा फॉर्म में बनाई है और ये बीटा फॉर्म में बनाई है। अल्फा और बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क होता है और ये होता है कार्बन नंबर 1 पर। तो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक को हम अल्फा का नाम देते हैं, एक को बीटा। अल्फा वाला ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम नीचे बनाते हैं और बीटा वाला ऊपर। तो ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। अल्फा और बीटा ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ के चलना है, क्योंकि जब आप आगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, जब बनाकर देखेंगे, तो वहां पर ये अल्फा और बीटा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत स्टैंड करेगा। इसी बेस पर आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पायरानोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स का। अब हम बात करते हैं एनोमर्स का। आपने किसी भी कार्बोहाइड्रेट की साइक्लिक फॉर्म बना ली, अल्फा और बीटा, तो उन्हें एक दूसरे का क्या बोलेंगे? एनोमर्स। यानी कि साइक्लिक फॉर्म में अगर दो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन नंबर 1, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन या हेमीएसिटल कार्बन भी कहते हैं, अगर वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस हो तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं। अब ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या हुए? ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अल्फा और बीटा ग्लूकोज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकी म्यूटा रोटेशन की बात करें, अगर हम यही बात करें कि अल्फा और बीटा की जो ऑप्टिकल रोटेशंस होती हैं तो वो एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सोल्यूशन में अल्फा ग्लूकोज है सारी की सारी, तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन होगी 112.2 डिग्री, और अगर बीटा होगी तो उसकी 18.7 होगी। और अगर आप एक ग्लूकोज को स्टेबल होने दें तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं और एक इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाती हैं। उस इक्विलिब्रियम पर जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होगी वो 52.7 डिग्री होगी। ये तयशुदा वैल्यूज हैं, ये आपको इस तरह याद कर लेनी चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर कोई बहुत हाई लेवल का पेपर आ रहा है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके बाद म्यूटा रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कहते हैं चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट शुगर्स। अगर अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं और ओवरऑल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम तक की बात है, यानी कि यहां पर यह कहा गया कि एक सॉल्यूशन में आपने अल्फा ग्लूकोज प्योर तैयार की है, एक आपने बीटा ग्लूकोज प्योर तैयार की है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ये है, इसकी ये है। अगर दोनों को मिक्स कर दें तो एक लेवल आएगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देंगी। जहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देंगी वहां पर उनकी 52.7 डिग्री जो है वो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आएगी। और इसमें जो बीटा एनोमर होता है वो ज्यादा होता है और अल्फा एनोमर कम होता है। बीटा एनोमर 63% होता है इक्विलिब्रियम पर, और अल्फा एनोमर जो होता है ये 36% होता है। ये चीजें आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेनी है। ये फर्दर आपके लिए स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। 6 कॉर्नर रिंग के लिए पायरान और उससे वर्ड निकला है पायरानोज, और 5 के लिए फ्यूरन और फ्यूरन से वर्ड निकला है फ्यूरानोज। तो ये म्यूटा रोटेशन होगी ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। अगर आप फ्रक्टोज की म्यूटा रोटेशन की बात करेंगे तो इसमें भी ये आपको चीजें मिल जाएंगी। और फ्रक्टोज की इक्विलिब्रियम पर जो रोटेशन पे वैल्यू आती है वो -92 डिग्री आती है। तो कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सक्रोज टू लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज इज एक्सप्लेन्ड। इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां तक था मोनोस्क्राइड्स का इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चर वाइज हमने एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया। हमने अल्फा, बीटा, डेक्स्ट्रो, लिवो ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। एनेंशियोमर्स, एपीमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स को बेसिकली भी देखा था और एनोमर्स का कॉन्सेप्ट भी देखा। अब हम देखते हैं कि मोनोस्क्राइड्स किस किस तरह के रिएक्शंस करवा सकते हैं। इनके मोस्ट फेमस रिएक्शंस कौन से हैं? तो पहला रिएक्शन है एनोलाइजेशन, जिसको कहते हैं टाटोमेराइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ हाइड्रोजन एटम, सिंगल हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है
फ्रॉम वन कार्बन एटम टू एन अदर, और उसे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे एनेडायोल का नाम देते हैं। अब ये हम देखते हैं कि एनेडायोल कैसे बनता है, इसकी इक्वेशन देखते हैं। यहां पर आपके पास ये है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, तीनों की टर्मिनल जो कार्बन है वो 3 बनी हुई है, नीचे वाली 3 कार्बन नहीं बनी हुई। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर मौजूद हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो जाती है, या फिर इसकी एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाती है, या इसकी एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाती है, तो उसके नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये वाली एक्चुअली हाइड्रोजन शिफ्ट होनी है, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो 2 कंसेक्टिव कार्बन हैं उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं टाटोमेराइजेशन या एनोलाइजेशन या एनेडायोल फॉर्मेशन। ये जो एनेडायोल है इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि 2 कंसेक्टिव कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो और उन दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो, तो उसे हम एनेडायोल का नाम देते हैं। तो ये टाटोमेराइजेशन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मोनोसैकेराइड्स के लिए स्टैंड करता है कि मोनोसैकेराइड जो है वो अपनी एनोलाइजेशन कर सकते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये सारे के सारे ये प्रोसेस कर सकते हैं एनेडायोल फॉर्मेशन। और इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एक टर्म यूज करी जाती है, ये 2 डच साइंटिस्ट हैं, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, उनके नामों की बेस पर लॉब्रे डी ब्रायन पढ़ेंगे, जिस तरह कोइन पढ़ते हैं उस तरह ब्रायन पढ़ेंगे, लॉब्रे डी ब्रायन, और इसे वान इकेनस्टाइन पढ़ेंगे। तो ये 2 डच साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने मोनोसैकेराइड्स की बायोकेमिस्ट्री पर वर्क किया था, स्टीरियोआइसोमेरिज्म पर। तो एनेडायोल फॉर्मेशन पर बेसिकली इन्हीं का काम है और आप इसको इन्हीं के नाम से याद करेंगे। तो देखें एक ही रिएक्शन कितने नाम हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स की टाटोमेराइजेशन, एनोलाइजेशन, एनेडायोल फॉर्मेशन, या फिर लॉब्रे डी ब्रायन वॉन एकेनस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे नाम जो है ये एक ही प्रोसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये पहला रिएक्शन है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक फेमस रिएक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्शन में किसी भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में मोस्टली इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं। ये जो एनेडायोल्स है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो जो शुगर्स होती हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकती हैं, वो किसी को रिड्यूस कर सकती हैं। तो मोनोसैकेराइड्स अगर आप कहते हो कि ग्लूकोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो उसमें ये वाला रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी चीज को आगे अगर हम लेकर चलें तो नेक्स्ट चीज है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। शुगर्स को हम क्लासिफाई करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बेस पर। रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डो या कीटो ग्रुप्स होते हैं, तो उस वजह से ये रिएक्शन करवाते हैं। लैब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए जो आप रिएक्शंस करवाते हैं, लाइक बेनेडिक्ट्स टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है या बारफोर्ड टेस्ट है, तो ये टेस्ट इसी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बेस पर है। तो रिडक्शन इज मच मोर एफिशिएंट इन एल्कलाइन मीडियम, इसके लिए हम मोस्टली एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जो एनेडायोल आपने पीछे पढ़ा है जो बनता है वो रिड्यूस कर सकता है किसको, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो आप लोगों का टेस्ट होता है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आता है वो जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का, वो आगे चल के रेड प्रेसिपिटेट बना सकता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। और इस बेस पर ये सारे टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के ये स्टैंड करते हैं। तो यहां पर देख लें कि अगर आप रिएक्शन में कॉपर सल्फेट यूज करते हैं तो उसका जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो हम रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनेडायोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। इससे पहले हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का रोल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इसका रोल डिस्कस करेंगे कि इनकी अपनी ऑक्सीडेशन कैसे होती है या इनकी अपनी रिडक्शन कैसे होती है। तो अगर हम बात करें इनकी अपनी ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी यूज करते हैं तो क्या करेगा, वो टर्मिनल एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप, या फिर दूसरी साइड पर अगर बात करें तो टर्मिनल एल्कोहल या किसी भी ग्रुप को, या दोनों ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टर्मिनल एल्डो ग्रुप एल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा, उससे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, एल्डो ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की टॉप मोस्ट जो एल्डो ग्रुप वाली कार्बन है वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन होने की बजाय टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगी तो उससे ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा, और अगर दोनों जगहों पर होगी तो उससे ग्लिसरीक एसिड बन जाएगा। यानी कि ये तीनों तरह की रिएक्शंस पॉसिबल है। कार्बन नंबर 1 पर हो सकती है, कार्बन नंबर 6 पर हो सकती है, या कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों जगहों पर ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं,
ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, लाइक ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये सारे हम इसी में पढ़ते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन भी हो सकती है। इस बात का आप फर्क रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कैन प्ले रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स और दे कैन बी रिड्यूस्ड, दोनों बातों में फर्क है। जब वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं तो वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, जब उनकी अपनी रिडक्शन होती है तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई करेंगे, लाइक सोडियम एमेल्गम यूज करेंगे, तो ये रिडक्शन का सबब बनेगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है या फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है। तो रिडक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जो ग्लूकोजेज हैं या शुगर्स हैं, ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन से ये एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं और रिडक्शन से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है सॉर्बिटोल में, ग्लैक्टोज कन्वर्ट होती है डिल्सिटोल में, ये इसी तरह मैनोज मैनिटोल में, फ्रक्टोज मैनिटोल प्लस सॉर्बिटोल दोनों में, राइबोज राइबिटोल में। तो आप लोग मोस्टली जब अपने टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें अगर अल्कोहलिक डिटेक्शन ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब यह है कि रिडक्शन ज्यादा हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये एक तरह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या किसी किस्म की स्वेलिंग की इंडिकेशन भी होती है। तो सॉर्बिटोल और डिल्सिटोल जो है ये अकामुलेट हो जाते हैं ज्यादा मिकदार में और उससे स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की, और उससे ये कैटारेक्ट जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं या न्यूरोपैथी जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को देखने के लिए, जिस तरह ये इंट्राक्रेनियल टेंशन है, इसको चेक करने के लिए भी ये वाला टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये आपके पास एक और चीज होगी सीखने से मुतालिक। ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन से रेलेवेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके नतीजे में 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और उसके नतीजे में फरफ्यूरल्स बन जाते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो मोलिश टेस्ट है। मोलिश टेस्ट में हम यही चीज डिटेक्ट करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स का रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। इसी तरह बायल्स टेस्ट है, इसमें हम पेंटोजिस का रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग HCl के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास फरफ्यूरल डेरिवेटिव्स बन जाते हैं और उनके कलर से हम अंदाजा करते हैं कि ये इनकी डिहाइड्रेशन हुई या नहीं। इसी तरह म्यूसिक एसिड टेस्ट है, गैलेक्टोज का हम ट्रीटमेंट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उससे उसके क्रिस्टल्स बनते हैं। अब इसी टेस्ट को आगे लेकर चलते हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन, फिनाइल हाइड्राजीन एक रीजेंट है, इसको एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर अगर आप यूज कर रहे हैं और साथ आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है तो उससे ओसाजोन्स बनते हैं। तो ओसाजोन जो है ये हमारे पास कलरफुल नीडल्स होती हैं जो बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी मेथाइल फरफ्यूरल बना है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये 3 जगहों पर आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। इसी तरह ये राइबोज का रिएक्शन करें तो राइबोज का ये फरफ्यूरल है, इसके भी आपको 3 मुख्तलिफ कार्बन पर डिहाइड्रेशन जो है वो नजर आ रही है। तो ये वाली चीजें हैं, तो इससे ओसाजोन्स बनते हैं, ये नीडल शेप्ड पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। अगर एल्कोहलिक ग्रुप्स जो है मोनोस्क्राइड्स के, अगर हम इनकी एस्टरिफिकेशन करें किसी भी नॉन एंजाइमेटिक या एंजाइमेटिक रिएक्शन से तो उनके ईस्टर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टरिफिकेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विद फास्फोरिक एसिड इज कॉमन, ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट ये जो है ये एस्टरिफिकेशन से ही बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ग्लाइकोसाइड्स का। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये एक हमारा आप कह लें कि लास्ट रिएक्शन है। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड करता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उनके दरमियान बनता है। हम कहते हैं 2 मोनोस्क्राइड्स मिले डाइस्क्राइड बन गया, या 3 मिले तो ट्राइस्क्राइड, बहुत सारे मिले पॉलीस्क्राइड। लेकिन क्या हो कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करे, उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो मौजूद हो लेकिन एक चीज कार्बोहाइड्रेट हो दूसरी चीज नॉन कार्बोहाइड्रेट या एक ग्लाइकोन हो, तो उसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट को आप क्या नाम देंगे? उस प्रोडक्ट को आप नाम देंगे ग्लाइकोसाइड्स। तो फॉर एग्जांपल ये इसके हम रिएक्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले ओसाजोन का ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन के नतीजे में ग्लूकोहाइड्रोजोन बना और फिर एक और फिनाइल हाइड्राजीन के रिएक्शन के नतीजे में ये ग्लूकोसाजोन आपके पास बन गया। ये एक अलग से रिएक्शन था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे। अब पीछे मैंने आपको कहा था कि अल्फा और बीटा जो शुगर्स होती है उनका डिफरेंस याद रखें। एनोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, क्योंकि जब आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे। फॉर एग्जांपल लैक्टोज जो दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, ये बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज के रिएक्शन से बनती है।
तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बीटा 1,4 कहलाएगा। बीटा इसलिए क्योंकि पहली जो शुगर है वो बीटा है, और 1,4 इसलिए क्योंकि पहली शुगर की कार्बन नंबर 1 और दूसरी शुगर की कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो ये ग्लाइकोसाइड्स का कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट हम ग्लाइकोसाइड्स देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो पहला है ग्लूकोवेनिलीन, वेनिला फ्लेवर आपको मिलता है बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स में, तो वो ग्लूकोवेनिलीन से बनता है, ये एक ग्लूकोसाइड है। फिर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन है या डिजिटॉक्सिन, जो आप मोस्टली फंगल से हासिल करते हैं, फंगल सैंपल से। तो इसमें एक स्टीराइड होता है और उसके साथ आपके पास कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, मसल कंट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक ग्लाइकोसाइड है। ओआबेन, ये भी एक आपके पास ग्लाइकोसाइड है। और फ्लोरिजीन, ये सारी की सारी मेडिसिन हैं जो आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पोर्शन है, रिएक्शंस खत्म हो गए और यहां पर हम चेक करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो क्या चीजें बन सकती हैं। तो पहली चीज है शुगर एसिड्स, जिस तरह अभी हमने ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकारोनिक एसिड देखा था, तो आपके पास अगर एक ग्लूकोज में जहां पर CH2OH होना चाहिए था, अगर वहां पे COOH आ जाए तो ये आपके पास एक एसिड बन जाता है। इसी तरह शुगर एल्कोहल्स है, आपने पीछे सॉर्बिटोल वगैरह का कॉन्सेप्ट देखा है। एल्डिटोल्स भी उसी की कंटिन्यूटी है, एल्डिटोल्स भी बन जाते हैं कि मोनोसैकेराइड्स ऑन रिडक्शन यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स, तो इन्हें हम एल्डिटोल्स का नाम देते हैं। ये फ्लेविन कोएंजाइम्स वगैरह का हिस्सा है। अमाइनो शुगर्स, अगर OH ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप अटैच होना शुरू हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप आ जाए, तो उन्हें हम अमाइनो शुगर्स कहते हैं। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिस तरह यहाँ पे N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, या फिर हमारे पास N एसिटाइल न्यूरअमाइनिक एसिड है जिसे नाना कहते हैं। ये साइलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स है उनके अंदर आपको अमाइनो शुगर्स मिलती हैं। एक कॉन्सेप्ट डीऑक्सी शुगर्स का है, आपने सुना होगा राइबोज, उसी तरह आपने सुना होगा डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज आपके पास डीऑक्सी शुगर की एग्जांपल है, क्या ऐसी शुगर जिनके पास एक आध ऑक्सीजन की कमी हो तो उन्हें डीऑक्सी कहते हैं। अगर 2 की कमी होगी तो डाई डीऑक्सी कहेंगे। तो इनके लिए एक स्पेशल टेस्ट भी होता है, फ्यूजन स्टेनिंग की मदद से वो टेस्ट किया जाता है। एंड द वेरी लास्ट वन इज लिवोएस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही डेरिवेटिव है, मोनोसैकेराइड्स का ही डेरिवेटिव है। तो जहां पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, दैट वाज अबाउट मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स को, पॉलीसैकेराइड्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स वाला लेक्चर हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है इससे आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बायो, बॉटनी, जोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी जितनी भी जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी के लिए प्रॉपर सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन सेशंस का हिस्सा बनने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।